हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से फिर एक नए वीडियो के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं और आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग जानने वाले हैं केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों का एक सामान्य परिचय। यानी कि इसमें हम लोग केंद्र और राज्यों के बीच संबंध जो है किस तरह से डिसाइड हुए हैं, इसके विषय में एक छोटा सा सामान्य परिचय देखेंगे। इसके बाद जो अगली क्लास आएगी उसमें हम लोग केंद्र और राज्यों के बीच जो है विधायी संबंध, फिर प्रशासनिक संबंध, फिर वित्तीय संबंधों को देखेंगे। लेकिन ये इसका बेस है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत हम लोग केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों को शुरू करने से पहले उससे संबंधित जो बारीकियां हैं उसको जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बन रहेगा। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेस को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। बेल आइकन का बटन दबा करके आल का बटन दबा दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और ऐसा इसलिए भी जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से पॉलिटिकल साइंस के अच्छे कंटेंट की वीडियो निकलते हैं जो आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आप चाहें तो मैं फेसबुक और टेलीग्राम पर भी जायसवाल वर्चुअल क्लासेस के नाम से फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दी गई है, आप चाहें तो उसको वहां से भी देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो इसलिए थोड़ा बेस से शुरुआत करते हैं। देखिए, लिखा गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। संविधान जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको ये अनुच्छेद आपने जरूर पढ़ा होगा। पहला अनुच्छेद में ही लिखा गया है। क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में सीधा ऐसे पूछता है कि इंडिया अर्थात भारत जो है राज्यों का एक संघ होगा। कहाँ लिखा गया है? तो अनुच्छेद 1 में लिखा गया है। या आपसे ये पूछ सकता है कि भारतीय संविधान में भारत के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? तो इंडिया अर्थात भारत जो है ये नाम जो है ये शब्दावली का प्रयोग किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। इस तरीके से हम देखेंगे तो लगेगा कि भारत का जो संविधान है वो संघात्मक शासन प्रणाली वाला संविधान है। और संघात्मक शासन प्रणाली की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है फ्रेंड्स, वो है केंद्र और राज्यों के बीच जो है शक्तियों का बंटवारा। थोड़ा सा यहाँ बेस समझ लीजिए आप कि शासन प्रणाली जो है विभिन्न तरह की होती है। संघात्मक शासन प्रणाली, एकात्मक शासन प्रणाली, संसदात्मक शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र। तो इन जो शासन प्रणालियां हैं इनका बंटवारा जो है विभिन्न आधारों पर किया गया है। तो शक्तियों के बंटवारे के आधार पर, शक्तियों के विभाजन के आधार पर केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियां बटी हुई हैं कि नहीं बटी हुई हैं, इसके आधार पर जो है शासन प्रणाली दो प्रकार की होती है। एक है संघात्मक शासन प्रणाली, दूसरा है एकात्मक शासन प्रणाली। संघात्मक शासन प्रणाली में फ्रेंड्स शक्तियों का बंटवारा होता है। किसके बीच होता है? केंद्र और राज्यों के बीच। यानी केंद्र और राज्यों के बीच जो है शक्तियां जो है वो बटी होती हैं। संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को बांट दिया जाता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि जिस देश के संविधान में शक्तियों का बंटवारा जो है संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के मध्य किया जाता है, वहां पर हम संघात्मक शासन प्रणाली देखते हैं, या उस देश की शासन व्यवस्था को हम संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। और जिस देश में शक्तियों का बंटवारा नहीं होता है, शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, कहने का मतलब कि सारी शक्तियां केवल एक जगह रख दी जाती हैं। कहाँ रख दी जाती हैं? केंद्र के पास रख दी जाती हैं और राज्यों के पास कोई शक्तियां नहीं होती हैं। राज्यों का अस्तित्व या राज्य जो शक्तियों का प्रयोग करते हैं वो केंद्र के ऊपर डिपेंड करता है कि केंद्र उनको कितनी शक्तियां देता है, नहीं देता है। ये सब केंद्र की इच्छा पर निर्भर करता है। तो कहने का मतलब अगर हम परिभाषा रूप में देखेंगे तो कहेंगे कि संघात्मक शासन व्यवस्था एक ऐसी शासन व्यवस्था है जहां पर संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। और एकात्मक शासन व्यवस्था ऐसी शासन व्यवस्था है जहां पर कि सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती हैं, राज्यों के पास कोई शक्तियां नहीं होती हैं। तो कहने का मतलब कि संघात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का बंटवारा होता है, एकात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। संघात्मक शासन व्यवस्था में सारी शक्तियां केंद्र और राज्यों के मध्य बटी होती हैं, जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था में सारी शक्तियां जो है केंद्र के पास होती हैं, राज्यों के पास नहीं होती हैं। तो इस तरह से आप संघात्मक शासन, एकात्मक शासन की मूल भावना को आप समझ गए। तो इस तरह से फ्रेंड्स संविधान के प्रारंभ में लिख दिया गया कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। यानी भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है। भारत में भी आप देखेंगे केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा है। लेकिन संघात्मक शासन प्रणाली के लिए जिस शब्द का प्रयोग होता है वो है फेडरेशन। अब थोड़ा समझते चलिए। फेडरेशन, जहां भी शुद्ध रूप से संघात्मक शासन प्रणाली है
वहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए जिस शब्द का प्रयोग होता है फेडरेशन शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन भारत में संघात्मक शासन प्रणाली के लिए फेडरेशन शब्द का प्रयोग न करके यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। और यूनियन शब्द जो है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। यानी हमारी संघात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से प्रेरित है? कनाडा के संविधान से। देखिए, फेडरेशन शब्द संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है संघात्मक शासन व्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। लेकिन भारत ने जो है फेडरेशन शब्द को अपने संविधान में जो है जगह नहीं दी है, बल्कि उसके स्थान पर उन्होंने क्या दिया? यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किया। संविधान के अनुच्छेद 1 में यही लिखा गया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। यानी इसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? यूनियन ऑफ स्टेट का शब्द का प्रयोग किया। तो हमने जो है फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि किसके लिए? संघात्मक शासन के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? यूनियन शब्द का प्रयोग किया है। और यूनियन शब्द का प्रयोग जो है कनाडा में है। कनाडा में के संविधान में लिखा गया है कि यूनियन ऑफ प्रोविंसेज, यानी प्रांतों का एक संघ। जैसे भारत में एक यूनियन ऑफ स्टेट लिखा गया है, तो वहाँ कनाडा के संविधान में जो शब्दावली का प्रयोग किया गया है संघात्मक शासन के लिए, वो यूनियन का प्रयोग किया गया है। वहाँ लिखा है यूनियन ऑफ प्रोविंसेज। यूनियन ऑफ प्रोविंसेज मतलब प्रांतों का एक संघ। कनाडा प्रांतों का एक संघ होगा। जबकि संघात्मक शासन के लिए अमेरिका में किस शब्द का प्रयोग किया गया? फेडरेशन। तो हमने जो है फेडरेशन शब्द को न लेकर के यूनियन शब्द को लिया है। यानी कि हमारा जो संघात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से प्रेरित है? कनाडा के संविधान से प्रेरित है। आप जब भारतीय संविधान के स्रोत पढ़ते होंगे तो वहाँ भी पढ़ते होंगे कि संघात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो आप देखेंगे कनाडा के संविधान से ली गई है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ की शब्दावली का प्रयोग किया है, और हमारी संघात्मक शासन व्यवस्था की जो व्यवस्थाएं हैं वो कनाडा से मिलती है, न कि अमेरिका से। ठीक है, तो हमने जो है कनाडा का देखा देखिए क्या व्यवस्था किया? यूनियन ऑफ स्टेट। यहाँ यूनियन ऑफ प्रोविंसेस लिखा है, तो हमने क्या किया? यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत जो है वो राज्यों का एक संघ होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, फेडरेशन और यूनियन दोनों संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। तो अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि जब दोनों ही शब्द जो है संघात्मक शासन व्यवस्था को ही बता रहे हैं, दोनों शब्दों का प्रयोग संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए ही हो रहा है, तो हमने जो है फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, बल्कि यूनियन शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? यानी फेडरेशन और यूनियन में कुछ ना कुछ तो अंतर होगा, कुछ सोच समझ के ही यूनियन लिया गया होगा ना भारत में। तो फेडरेशन और यूनियन के बीच जो है मूलभूत अंतर है। इनमें अंतर है राज्यों की स्वायत्तता को लेकर के, उनके बीच शक्तियों को लेकर के। तो सबसे पहले आप यही समझिए कि फेडरेशन और यूनियन में क्या अंतर है। ये बेस है फ्रेंड्स, इसको जानते रहिए कि हमने फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, यूनियन शब्द का क्यों इस्तेमाल किया। फेडरेशन क्या चीज़ होती है, यूनियन क्या चीज़ होती है, फेडरेशन यूनियन में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम इसी को देखते हैं, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक तरफ यहाँ लिखा है फेडरेशन और एक तरफ लिखा है यूनियन। इसको समझे रहेंगे तो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रहेगा आपका। कभी भी आपसे कहीं भी, मान लो कहीं इंटरव्यू में भी आपसे पूछ सकता है कि भारत के लिए जो है फेडरेशन शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया गया है, यूनियन का प्रयोग क्यों किया गया है। तो आप इसकी विशेषताओं को समझते रहेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो कहीं से क्वेश्चन पूछे, चाहे कंपटीशन में, इंटरव्यू में या कहीं भी, तो आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से बता सकते हैं, उसको अच्छी तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए, फेडरेशन में लिखा गया है कि फेडरेशन क्या होता है कि फेडरेशन जो है वो कई स्वतंत्र इकाइयों के आपसी समझौते से बना जो है एक संघ होता है। यानी कि फेडरेशन जिस संयुक्त राज्य अमेरिका है वो 50 राज्यों से मिलकर बना है। तो ये 50 राज्य जो है वो स्वतंत्र राज्य थे। यानी फेडरेशन जो है किन राज्यों का संघ होता है, किस प्रकार के राज्यों का संघ होता है? तो ये स्वतंत्र राज्यों का एक संघ होता है। स्वतंत्र राज्यों का संघ का मतलब है कि ये स्वतंत्र देश होते हैं और ये मिलकर के एक संघ का निर्माण करते हैं। ये छोटे छोटे होते हैं तो इनको लगता है कि कोई भी देश इनके ऊपर आक्रमण कर सकता है। तो ऐसे बहुत से देश मिलकर के वो एक समझौता करते हैं और समझौते के द्वारा जो है एक संघ बनाते हैं और उस संघ का एक संविधान होता है। स्वतंत्र देश जो है अपनी कुछ शक्तियों को जो है संघ सरकार को देते हैं, जैसे रक्षा है, विदेश नीति है। तो इस तरह से समझौते के द्वारा कुछ निश्चित शक्तियां जो है संघ सरकार को दे दी जाती है, बाकी शक्तियां जो है राज्य अपने पास रखते हैं। तो इस तरह से जो फेडरेशन का निर्माण होता है वो स्वतंत्र राज्यों का संघ होता है। यानी कि ये जो राज्य जो है, इकाइयाँ जो होती हैं इसमें जो सम्मिलित होती हैं वो स्वतंत्र इकाइयाँ होती हैं। ये समझौते के द्वारा अपनी कुछ शक्तियों को संघ सरकार को दे देती हैं और एक संघ के निर्माण करके उस संघ के अंतर्गत रहती हैं। ठीक है, केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा होता है। यहाँ भी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियाँ बटी होंगी, लेकिन प्रांतों को काफ़ी हद तक स्वायत्तता होती है।
क्यों? क्योंकि प्रांत जो है स्वतंत्र राज्य होते थे ना, तो वो अपनी कुछ शक्तियां ही केंद्र सरकार को देते हैं, बाकी स्वायत्तता अपने पास रखते हैं। तो इसीलिए लिखा गया है कि इसमें केंद्र राज्यों के बीच जो है शक्तियों का बंटवारा होता है, लेकिन प्रांतों को काफ़ी हद तक स्वायत्तता मिलती है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ जो फेडरेशन को यूनियन से अलग करता है वो ये है कि इसमें प्रांत जो है संघ से अलग भी हो सकते हैं। यानी कि जो स्वतंत्र राज्यों का संघ है फेडरेशन, स्वतंत्र इकाइयों का संघ है, तो इसकी इकाइयां जब चाहे वो संघ से अलग भी हो सकती हैं, यानी ये संघ टूट भी सकता है। तो जहां स्वतंत्र इकाइयां मिलकर संघ बनाएंगी वहां बिगड़ने की संभावना रहेगी। तो वही यहां लिखा गया है कि प्रांत जो है संघ से अलग भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका 50 राज्यों का संघ है, तो ये स्वतंत्र इकाइयां हैं। तो सबसे बड़ा फेडरेशन यूनियन में अंतर आप यही समझिए कि फेडरेशन में जो है वो प्रांत जो है संघ से अलग हो सकते हैं, जबकि यूनियन में ऐसा संभव नहीं है। अब आइए यूनियन देखिए, जैसे भारत राज्यों का संघ है, यह जो है कई इकाइयों से मिलकर स्थायी संघ है। ये अस्थायी नहीं है, स्थायी है। इसमें कई स्वतंत्र इकाइयां नहीं मिलती हैं, कई इकाइयां मिलती हैं, कई प्रांत मिलकर के बनते हैं, लेकिन ये स्वतंत्र राज्य नहीं होते हैं। तो इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि यह कई इकाइयों से मिलकर बना स्थायी संघ है। इसमें भी केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है, लेकिन राज्यों का अस्तित्व केंद्र पर निर्भर होता है। राज्यों को यहाँ बहुत हद तक स्वायत्तता नहीं मिलती है, एक निश्चित क्षेत्र में स्वायत्तता मिलती होती है, और राज्यों का अस्तित्व जो है वो केंद्र के ऊपर डिपेंड करता है। यानी प्रांत जो है संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। पहली चीज़, यहाँ प्रांत जो है संघ से अलग हो सकते हैं, लेकिन यूनियन में प्रांत संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। राज्यों का अस्तित्व किसके ऊपर है? केंद्र के ऊपर है। यानी इसमें जो है केंद्र द्वारा राज्यों का निर्माण होता है। केंद्र चाहे किसी भी राज्य को, उसके नाम को, उसकी सीमा को बदल सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 केंद्र सरकार को यह इजाज़त देता है कि वह किसी भी राज्य के नाम को, उसकी सीमा को बदल सकता है या नए राज्य का निर्माण कर सकता है। 2 या 2 राज्यों से अधिक राज्यों की सीमाओं से थोड़ा थोड़ा काट करके नया राज्य भी बना सकता है वो। तो इस तरह से यहाँ नए राज्यों का निर्माण करने का अधिकार किसके पास है? केंद्र के पास है। और केंद्र ऐसा कैसे कर सकता है? साधारण बहुमत से ही कर लेगा। तो यहाँ पर राज्यों का जो अस्तित्व है किसके ऊपर है? केंद्र के ऊपर है। राज्य जो है वो केंद्र से अलग नहीं हो सकते हैं, संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा अंतर आप यही समझते रहिए कि प्रांत जो है संघ से अलग होते हैं। कहाँ? फेडरेशन में। प्रांत संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। कहाँ? यूनियन में। तो इस तरह से आप देखते हैं फ्रेंड्स कि जो यूनियन है और जो संघ फेडरेशन है, इसमें सबसे बड़ा अंतर आप समझ गए होंगे। ये स्वतंत्र इकाइयों का संघ है, यह स्वतंत्र इकाइयों का संघ नहीं है। इसमें जो है राज्यों को स्वायत्तता होती है बहुत हद तक, इसमें स्वायत्तता कम होती है, एक सीमित मात्रा में होती है। यहाँ प्रांत जो है वो संघ से अलग हो सकते हैं, यूनियन में प्रांत जो है संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर राज्यों का अस्तित्व किसके ऊपर डिपेंड करता है? यहाँ राज्यों का अस्तित्व जो है वो केंद्र के ऊपर डिपेंड करता है। केंद्र चाहे तो किसी राज्य की सीमा को समाप्त कर सकते हैं, 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर के नया राज्य बना सकते हैं, या राज्यों को तोड़ सकते हैं, उसके नाम के परिवर्तन कर सकते हैं, उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में कहा गया है। इसीलिए भारत में जो है राज्यों का तो विनाश होता है, प्रांतों का विनाश होगा, ये खत्म हो सकते हैं, लेकिन संघ कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए भारतीय संघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में एक टिप्पणी की जाती है कि भारतीय संघ जो है वो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है कि मतलब कि यहाँ राज्य विनाश हो सकते हैं, राज्य खत्म हो सकते हैं। यानी कि आज उत्तर प्रदेश का अस्तित्व है, कल हो सकता है उत्तर प्रदेश को तोड़ करके कोई नया राज्य बना दिया जाए, उत्तर प्रदेश का अस्तित्व समाप्त भी कर दिया सकता है, नए राज्यों का अस्तित्व आ सकता है। तो यहाँ राज्य विनाश और संयम राज्यों का होगा, लेकिन संघ का विनाश नहीं होगा। यानी संघ के अंदर ही होगा सब कुछ। उत्तर प्रदेश को देखिए तोड़ करके जो है उत्तराखंड बना दिया गया, बिहार को तोड़ करके झारखंड बना दिया गया, मध्य प्रदेश को तोड़कर छत्तीसगढ़ बना दिया गया। तो नए राज्य को निर्माण होगा, पुराने राज्य का विनाश हो सकता है। तो यहाँ राज्यों का विनाश हो सकता है, लेकिन संघ का क्या भारत का तोड़ा जा सकता है? नहीं, भारत नहीं टूटेगा। राज्य टूट जाएंगे लेकिन भारत नहीं टूटेगा। इसीलिए कहा गया है कि भारत क्या संघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में कि यह जो है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। यानी राज्य का विनाश होगा लेकिन संघ का विनाश नहीं होगा। लेकिन फेडरेशन में संघ टूट सकते हैं क्योंकि राज्य इससे अलग हो सकते हैं। और ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड्स क्योंकि जो फेडरेशन होते हैं वो स्वतंत्र इकाइयों से बने हुए संघ होते हैं, जबकि
यूनियन जो होते हैं ये नहीं, इनका निर्माण विधिवत संविधान के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ संघ से राज्यों को अलग होने की इजाज़त नहीं होती है। एग्जाम्पल के रूप में हम भारत और कनाडा ले सकते हैं। कनाडा में भी यूनियन शब्द का प्रयोग हुआ है, भारत में भी यूनियन शब्द का प्रयोग हुआ है। तो अगर प्रश्न पूछे कि हमारा संघात्मक शासन व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो कनाडा से है, अमेरिका से नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भारत का संविधान जो है पूर्णतः संघात्मक है। अगर कोई आपसे पूछे क्या भारतीय संविधान पूर्णतः संघात्मक है, तो उत्तर होगा नहीं। भारत का संविधान पूर्णतः संघात्मक नहीं है, बल्कि इसमें एकात्मकता के भी कुछ गुण हैं। कौन कौन से? तो जैसे इकरारी नागरिकता, ये एकात्मक शासन की विशेषता है जो भारतीय संविधान में पाई जाती है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, संकट काल में शक्तिशाली केंद्र की स्थापना, तो ये सब जो ऐसी विशेषताएं हैं जो एकात्मक शासन व्यवस्था की है, जो भारतीय संविधान में पाई जाती है। इसीलिए जब भारतीय संविधान की विशेषता आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ आपने पढ़ा होगा कि भारतीय संविधान ना तो पूर्ण रूप से संघात्मक है और ना ही पूर्ण रूप से एकात्मक है, बल्कि दोनों का मिश्रण है। तो इसका मतलब सामान्य काल में भारतीय शासन व्यवस्था का जो स्वरूप है वो संघात्मक है, लेकिन संकट काल में इसका स्वरूप बदल करके एकात्मक हो जाता है। यानी जैसे अभी लड़ाई उड़ाई नहीं चल रही है, शांति काल है, तो केंद्र और राज्यों की भी शक्तियां बटी हुई हैं, शासन व्यवस्था संघात्मक चल रही है। लेकिन जैसे अगर भारत में संकट काल लग जाए, अनुच्छेद 352 का प्रयोग हो जाएगा, उसी समय सारी शक्तियाँ राज्यों की छीन करके केंद्र सरकार के पास चली जाएंगी। तो यानी केंद्र मजबूत हो जाएगा, सारी शक्तियाँ केंद्र के पास पहुँच गई, शक्तिशाली केंद्र हो गया। और शक्तिशाली केंद्र किसकी विशेषता है? एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है। तो इसीलिए संकट काल में भारत के शासन व्यवस्था का स्वरूप क्या हो जाता है? एकात्मक, लेकिन शांति काल में संघात्मक। इसीलिए तो केसी वियर ने भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक संविधान कहा। ये बहुत स्टेटमेंट पूछता है, किसने भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक कहा? तो केसी वियर ने कहा था। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं फ्रेंड्स केंद्र राज्य संबंध की तरफ। तो फ्रेंड्स, भारत में केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को निश्चित करने के लिए संविधान के द्वारा जो है केंद्र और राज्यों के बीच जो है विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है। लेकिन यहाँ देखिएगा आप कि न्यायिक शक्तियों का बंटवारा नहीं हुआ है। भारत में न्यायपालिका एकीकृत है। भारतीय संविधान की विशेषता में भी आपने इसको पढ़ा होगा, अब जो सर्वोच्च न्यायालय आपने पढ़ा होगा तब भी आपने पढ़ा होगा एकीकृत न्यायपालिका। तो एकीकृत न्यायपालिका का मतलब यही है कि यहाँ पर शक्तियों का बंटवारा जो है, न्यायिक शक्तियों का बंटवारा जो है केंद्र और राज्यों के बीच नहीं हुआ है। तो इस तरह से फ्रेंड्स केंद्र और राज्य के बीच संबंधों को हम 3 बिंदुओं के अंतर्गत देखेंगे। केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध, केंद्र राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध, केंद्र राज्य के बीच वित्तीय संबंध। तो जो आज का एक क्लास था फ्रेंड्स, ये केंद्र और राज्य के बीच संबंध, एक सामान्य परिचय, तो इसके अंतर्गत आपको ये सब कुछ बता दिया गया। अगला जो क्लास होगा, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट में आपको वीडियोज बनाए जा रहे हैं ताकि आपको समझने में, देखने में आसानी रहे और कहीं कोई दिक्कत ना हो, तो अगली क्लास जो आएगी वो जो है केंद्र और राज्य के बीच जो है विधायी संबंधों से होगी, जिसमें आपको केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों के बारे में आपको बताया जाएगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स ये क्लास यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि जो कुछ भी इस क्लास में बताने और समझाने का आपको प्रयास किया गया है वो सब कुछ आपको समझ में आया होगा और ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, क्या आप टीजीटी सामाजिक विज्ञान, पीजीटी सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस से नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाह रहे हैं? तो बिना देरी किए हुए प्ले स्टोर पर जाइए और जायसवाल वर्चुअल क्लासेज के ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर में जाकर के टाइप कीजिए जायसवाल वर्चुअल क्लासेज और सर्च कीजिए। आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के सामने आएगा और वहाँ जायसवाल वर्चुअल क्लासेज का आपको लोगो दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और लोगो सहित जायसवाल वर्चुअल क्लासेज लिखा हुआ कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आप इंस्टॉल का बटन दबा दीजिए। इंस्टॉल होने के बाद ओपन का बटन दबाएंगे तो जायसवाल वर्चुअल क्लासेज का ऐप खुल जाएगा। यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर और कुछ परमिशन मांगा जाएगा। जैसे ही आप मोबाइल नंबर डाल के परमिशन देते हैं, ऐप चालू हो जाएगा और सारी सूचनाएं यहीं पर मिल जाएंगी। तो बिना देरी किए फ्रेंड्स ऐप को डाउनलोड कीजिए।